नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोक के, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। जम्मू कश्मीर जो हिंसा का माहौल वहां बना हुआ है उसका आज अर्धशतक है, 50वां दिन, और पहले ही दिन से इस हालत के लिए पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है। लेकिन आज इस मामले में जो बहस होने वाली है उसका एक नया एंगल आया है। इसे जोड़ा है खुद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने। घाटी के हालात को लेकर प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात के बाद आज महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, इसी पर बहस। जम्मू कश्मीर को पटरी पर लाने के लिए जो पहल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, यूपीए सरकार उसको लेकर गंभीर नहीं दिखी और उम्मीद का जो रास्ता बन रहा था वो टूट गया। फिर उन्होंने कहा, महबूबा मुफ्ती ने ये भी बात सामने रखी कि वाजपेयी जी के समय में अलगाववादियों से बातचीत के जरिए रास्ता तलाशने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, कांग्रेस सरकार ने उसे जारी नहीं रखा। अब सवाल उठता है कि क्या यूपीए सरकार या कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर के मसले को उलझा दिया है? और सवाल यह भी कि अगर कश्मीर के मसले को सुलझाने में पिछली सरकारें फेल रही तो क्या अब मोदी सरकार कश्मीर की मुश्किल को मिटा पाएगी? बहस इसी पर, उससे पहले ये रिपोर्ट। मोदी जी 2008 या 2010 में जिस तरह यूपीए सरकार बाद में भूल गई, मुझे उम्मीद है वो ये इस चीज को नहीं भूलेंगे। जो लोग इस वक्त बच्चों को सड़क पे पत्थर मारने के लिए निकालते हैं, जिनके लिए मसला कश्मीर नहीं है, उनके लिए कारोबार है। आज मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है, जैसे मुफ्ती साहब बार बार कहते थे कि मोदी जी के पास 2/3 मेजॉरिटी है। अगर इनके वक्त में कुछ नहीं होगा तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। 50 दिन का जो कर्फ्यू है, राज्य सरकार नहीं चाहती है कि कर्फ्यू हटाया जाए। महबूबा मुफ्ती नहीं चाहती हैं कर्फ्यू हटाया जाए और घाटी के माध्यम से दुनिया में संदेश देना चाहती हैं कि घाटी के लोग हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। देश जानना चाहता है, आए दिन पीडीपी बीजेपी के विरोधाभासी बयानात से जम्मू कश्मीर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस पर प्रधानमंत्री जी स्पष्टीकरण दें। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, कश्मीर के बच्चों का असली गुनहगार कौन? दूसरा सवाल, क्या सिर्फ बात से सुधरेंगे कश्मीर के हालात? तीसरा सवाल, क्या मोदी मिटा पाएंगे कश्मीर की मुश्किल? चौथा सवाल, क्या वाजपेयी की पहल को यूपीए ने पटरी से उतारा? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या कांग्रेस की भूल से कश्मीर में हो रहा है हिंसा का कारोबार? और इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ अभय दुबे साहब हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ राहुल जलाली साहब है, प्रेसिडेंट है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के। सुशील पंडित साहब जो कि को फाउंडर है रूट्स इन कश्मीर के। अनिल धर साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है प्रोविंशियल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संबित साहब, मेरा सवाल आपसे है, आज जो कुछ भी महबूबा मुफ्ती ने कहा है, मोदी सरकार पे जो भरोसा जताया है, अग्री कर रहे हैं आप टोटली उससे? नहीं, स्वाभाविक रूप से, और आप अगर ध्यान से उनके वक्तव्य को कुछ सुनेंगी भी, जो कि उन्होंने कहा अभी, जो अब आप रिपोर्ट में दिखा रही थी कि मुफ्ती साहब अर्थात उनके वालिद, उन्होंने खुद बड़ा भरोसा जताया था मोदी जी पे। उन्होंने खुद कहा था कि मुझे भरोसा है कि मोदी जी के लीडरशिप के अंतर्गत कश्मीर प्रॉब्लम का सल्यूशन भी होगा और कश्मीर में डेवलपमेंट भी आएगा। तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से मोदी जी पर महबूबा मुफ्ती ने अपना भरोसा जताया है, मैं बिल्कुल आश्वासित करना चाहता हूँ पार्टी के प्रवक्ता के नाते कि हम एक सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और मैं हमेशा जब भी ये डिबेट होता है, मैं DS हुड्डा साहब जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं और नॉर्दर्न आर्मी कमांड को संभालते हैं, जिसके अंतर्गत कश्मीर भी आता है, खुद हुड्डा साहब ने कहा था कि दिस इज़ अ पासिंग फेज। अगर आपको याद हो, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था कि कश्मीर की जो सिचुएशन है ये पासिंग फेज है और ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। पाकिस्तान जो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है क्योंकि बहुत बड़े तादाद में उनकी जो इन्फिल्ट्रेटर्स वो भेज रहे हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है। और केवल 2016 में ही जनवरी के महीने से अब तक
86 इन्फिल्ट्रेटर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, मार गिराया गया है, तो स्वाभाविक रूप से एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है और उसका काउंटर है कि पाकिस्तान और उनके जो हमसाए कश्मीर में हैं वो एक अफरा तफरी का और माहौल आप इस बनाना बात को भी चाहते हैं। मानते हैं कि स्वाभाविक कांग्रेस है की कि भूल इस से पर कश्मीर नियंत्रण में करने हिंसा का मोदी कारोबार सरकार- हो रहा है? कांग्रेस की भूल के चलते आज जम्मू और कश्मीर के ये हालात है? देखिए, चूंकि कश्मीर का माहौल अभी ऐसा है जिसमें कि खुद हमारी पार्टी ने कॉल किया था कि इस सिचुएशन को पॉलिटिसाइज ना किया जाए और अमूमन कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसे पॉलिटिसाइज नहीं किया। मैं भी इसे पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहूँगा। हाँ, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि कांग्रेस के पास सबसे बड़ा समय का चंक था, एक सबसे बड़ा कालखंड था जब वो कश्मीर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। नेहरू के समय जो ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, देखिए मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी भी मानती है कि अगर सरदार पटेल के पास कश्मीर का इश्यू जाता तो शायद ये विषय नहीं उठता। खैर, वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक भूल रहा है, वो पुराना विषय है। मगर बहुत बड़े समय के लिए 70 वर्षों तक कांग्रेस और कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मौका मिला कि वो इस भूल को ठीक कर सके। उन्होंने मगर वो ठीक मौका होता गवा दिया, दिखा ठीक है। नहीं। और अभय दुबे तभी साहब। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अभय दुबे साहब से मैं जवाब ले लेती हूँ। कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत का जो ये ट्रेंड चलाया था और ये जो फॉर्मूला निकाला था वाजपेयी साहब ने, उसको आप आगे नहीं ले जा पाए। ये आज महबूबा मुफ्ती भी आरोप लगा रही है और बीजेपी तो कह ही रही है। आज ये हालात नहीं होते अगर आपने उसे सही ट्रैक पर ले गए होते आप लोग तो। रूबिका जी, मैं भी राजनीतिक वक्तव्यों से बचना चाहता हूं, मगर ये तो कहना पड़ेगा कि 9 जुलाई से जो अशांति का वातावरण प्रारंभ हुआ, 31 दिन का अगर मौन मोदी जी ने ना साधा होता तो घाटी में मातम नहीं पसरा होता। मोदी जी ने मौन साधे रखा, 20 थानों पर हमला होता है, वहाँ पर 60-70 के लगभग नागरिक और सैनिकों को जान से हाथ गंवाना पड़ता है, 4,500 नागरिकों को घायल होना पड़ता है, 117 लोगों की आंखें चली जाती है, मंत्री के घर पर हमला होता है, विधायक के घर पर हमला होता है, लेकिन तब तक मोदी जी मौन साधे रखते हैं। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती जी का वक्तव्य है, बड़े आश्चर्य की बात है, 22 जुलाई के आप फुटेज उठाकर देख लीजिए जो ऑल पार्टी मीटिंग थी। महबूबा जी ने क्या कहा आपको जानकर आश्चर्य होगा। उन्होंने कहा कश्मीर समस्या का अगर समाधान कहीं निहित है तो मनमोहन सिंह जी की सरकार की नीति में निहित है। इसके वीडियो फुटेज है और उन्होंने कहा जो 5 वर्किंग ग्रुप बनाए गए थे जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और रिलेशन अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, ये 5 वर्किंग ग्रुप पे अगर हम भी निरंतर काम करेंगे तो कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन मोदी जी से मुलाकात के बाद महबूबा जी के स्वर बदल गए। मुझको आश्चर्य ये होता है क्या महबूबा जी ये भूल गई कि 24,000 करोड़ का पैकेज 17, ये राजनीतिक वक्तव्य, यही तो मुझको आश्चर्य होता है। आप फुटेज, 2 बड़ी गंभीर बातें आज महबूबा जी ने कही है। उन्होंने पाकिस्तान से गुहार लगाई, आग्रह किया कि उनके दिल में अगर कश्मीरियों के लिए दर्द है। बुआ जी पाकिस्तान के लिए नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक के हृदय में पीड़ा है और कश्मीर का प्रत्येक नागरिक और कश्मीर का प्रत्येक हिस्सा अखंड भारत का हिस्सा है। अभी संबित पात्रा जी ने कहा कि नेहरू जी की गलतियां। संबित पात्रा जी, सिर्फ एक लाइन का वक्तव्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो आर्टिकल 370 को लेकर एक negotiations were held on 15-16 May 1949 at the Deputy Prime Minister वल्लभ भाई पटेल रेसिडेंस। आप जानते हैं क्योंकि गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके आप सिर्फ डिफेमेशन का काम करते हैं। जब ये महबूबा जी मानती है कि उसका समाधान मनमोहन सिंह जी की नीतियों में था, 24,000 करोड़ का जो पैकेज हमने 17-18 नवंबर को अनाउंस किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट आपने डालकर रखी है अपनी वेबसाइट पर। मुझे जवाब लेने दीजिए दुबे जी, 1 सेकंड जवाब लेने दीजिए। संबित पात्रा, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। अरे घंटा भर पड़ा है सर हमारे पास, घंटा भर पड़ा है। 1 सेकंड जवाब ले लेने दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना जबरदस्ती का। हाँ संबित पात्रा साहब, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो कुछ दिनों पहले कुछ और थी, देखिए आज कुछ और हो गई है। हाँ। कुछ दिनों पहले वो थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड थी। बुरहान वानी वाले केस को आप ले लीजिए, अलगाववादियों के केस को ले लीजिए, उनकी तरफ से बुलाए गए बंद को ले लीजिए, और आज उनके सुर बदले हैं। आरोप ये कि ये सिर्फ पॉलिटिकल है और कुछ नहीं। देखिए, बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कह दूं,
बिल्कुल नहीं है। जब से हमारा सरकार बना है कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के साथ गठजोड़ करके, तब से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चंक हिंदुस्तान में है, इंक्लूडिंग कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो खुश नहीं है। उनसे ये हजम ही नहीं हो रहा है कि आखिर ये दो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके विचारधारा अलग अलग है, ये आके कैसे सुशासन दे सकते हैं, ये सरकार इन्होंने कैसे बना ली। अब देखिए, शुरू से जब से ये कश्मीर का इशू चल रहा है, 50वां दिन आज है, महबूबा मुफ्ती जी का पहला जो पब्लिक अपीयरेंस था, जिसमें उन्होंने एक तरह से आह्वान किया कश्मीर की जनता का, उनका उसमें जिस्ट था कि जो बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, उनके वालिद और उनकी माएँ उनको घर से बाहर ना छोड़े, क्योंकि उनको बरगलाया जा रहा है। उन बरगलाने वालों के बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, मगर ये जो बच्चे कश्मीर के हैं, दे आर कैनन फॉडर्स, इनको तोप के मुंह के आगे रखने नहीं, का मेरा काम कर सवाल रहे तो हैं। वही है ना सर, ये बाइट सारी तो हम चला रहे हैं। संबित साहब, मेरा सवाल तो यही है, ये स्टैंड में जो चेंज आया है वो कैसे आया है? अच्छे के लिए आया, बुरे के लिए आया, ये तो बाद में डिस्कस होगा। जो आरोप आप पर लग रहा है उसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं नहीं, कोई बदलाव नहीं है। नहीं रूबिका जी, मैं यही बता रहा था कि जो फर्स्ट वक्तव्य और आज का जो अंतिम वक्तव्य है, इसके बाद भी वक्तव्य आएंगे जरूर, इसमें मैंने कोई बदलाव नहीं देखा। हाँ, ऑपोजिशन का जरूर एक तरह से ओब्लिक व्यू रहा है कि आपका और पीडीपी का व्यूज़ मिलता नहीं है, मगर मैंने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखा जहाँ की महबूबा मुफ्ती ने कहा हो कि नहीं, हमें अलगाववादियों से बातचीत करनी है, ये जो पत्थर फेंक रहे हैं उनको हमें बचाना है। बल्कि परसों जब राजनाथ जी और महबूबा मुफ्ती का जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, संबित, एक सेकंड मेरे ख्याल, नहीं एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए। वो वाजपेयी जी को याद कर रही थी। एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए। वो वाजपेयी जी को याद कर रही थी कि उनका जो तरीका था, डायलॉग जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे थे, वो सबसे बेहतर तरीका था। और आप जानते हैं उसमें ये जो तमाम अलगाववादी हैं, इनसे बातचीत होती थी। आपको याद होगा, ईद मिलन के लिए बुलाया जाता था। इनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि अब और एक कदम आगे बढ़े, वो तरीका उन्हें आता था। तो आप क्या कह रहे हैं कि अभी भी ये तरीका नहीं आजमाया जाएगा जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं? मैं जवाब ले लूं, 11 मिनट बीत गए सर, मुझे अब मेरे दूसरे गेस्ट से भी बातचीत करनी पड़ेगी। इस प्रश्न का हाँ दे दीजिए, मैं इसका जवाब दे देता हूं अगर ये प्रश्न है तो। मैं देखिए, मच वाटर हैज फ्लोन फ्रॉम द टाइम ऑफ वाजपेयी जी। बहुत पानी पुल के नीचे से बह गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का जो नारा वाजपेयी जी ने दिया था और जिस प्रकार से काम किया था, आज हमारे विपक्षी के पार्टी जो हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, वो भी उसकी दुहाई देते हैं, उसका प्रेस करते हैं। मोदी जी भी उन्हीं लाइंस पे चलना चाहते हैं, इन्होंने खुद मोदी जी ने कहा है। मगर जब मैं कहता हूँ बहुत पानी बह गया, अलगाववादियों ने, पाकिस्तान ने किस प्रकार पीठ में छुरा भोंका है हमने देखा है। वाजपेयी जी के इतने प्रयत्न के बाद भी पाकिस्तान ने क्या किया वो हमने देखा है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ जी के प्रयासों के बाद आज खुद महबूबा जी ने कहा है कि उसके बाद भी पाकिस्तान ने हमें छुरा भोंका है। तो स्वाभाविक रूप से बार बार शैतानों को चांस मिलता रहे, ऐसा भी तो संभव नहीं है ना। तो जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, आप उससे अग्री नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं, तरीका दूसरा निकालना पड़ेगा, वाजपेयी वाला तरीका नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा महबूबा मुफ्ती जी ने खुद कहा है कि जो लोग शांति चाहते हैं केवल उन्हीं से बात होगी। आप पूरे, मैंने एक एक वक्तव्य को सुना है, उस वक्तव्य में उन्होंने कहा है जो लोग शांति चाहते हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए, जो शांति नहीं चाहते। और 95% लोग शांति चाहते हैं। वो 3 दिन से लगातार 95% और 5% में डिफरेंस। अनिल धार साहब, ये 5% कौन है? देखिए जी, अभी तक हम सुन रहे थे ये जो हमारे प्रवक्ता साहिबान, स्पीकर साहब बोल रहे थे मुख्तलिफ पार्टीज़ के, ये कोई इस इशू की, इस प्रॉब्लम की जड़ पे कोई नहीं जा रहा है। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं आपको 2002 में ले जाऊंगा, जब आज जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री जी के साथ मिलने के बाद, उन्होंने कहा कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल। मगर 2002 में महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने, उनके वालिद साहब चीफ मिनिस्टर बने और कांग्रेस के साथ टाइप करके उन्होंने सरकार बनाई और रोटेशनल बेसिस पे सरकार बनी। अब 2005 में कांग्रेस ने अपना हिस्सा मांगा, उन्होंने कहा जी अब हमारी टर्न है, तो इन्होंने सपोर्ट विड्रॉ करके 2008 की एजिटेशन स्टार्ट हो गई। देखिए, इन्होंने 2008 की और 2010 की ये दुआई देते हैं। अगर आज भी रिकॉर्ड देखा जाए, 2008 में महबूबा जी का रोल देखा जाए, कैसे उन्होंने नौजवानों को गुमराह किया, कैसे उन्होंने पीडीपी ने नौजवानों को उकसाया उस वक्त भी और 2010 में भी। ये महबूबा जी को पता होगा ये 5% कौन है और 95% कौन है। देखिए, महबूबा मुफ्ती एज अ चीफ मिनिस्टर एंड महबूबा मुफ्ती एज लीडर ऑफ अपोजिशन, ये
टोटली डिफरेंट फिगर्स हैं। ये हिस्ट्री कहती है। मैं अपने बाकी जो यहाँ स्पीकर साहिबान नहीं सर, ये हिस्ट्री तो एकदम सिमिलर है सारी पार्टियों के साथ। ये सिर्फ महबूबा मुफ्ती के साथ नहीं, तो सारी पार्टियों के साथ है। ऑपोजिशन में कुछ और होते हैं और सरकार जब होती है तब कुछ और होते हैं। बात ये आपके है ऊपर भी लागू होता है। 2000 मैं आपको 2014 के इलेक्शन की बात बताऊं। अगर आपने मुझे मौका दिया है बोलने का तो मेरी बात सुन लीजिए। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी और पीडीपी ने ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट इश्यूज पे इलेक्शन लड़ा और पीडीपी के जो लीडर साहिबान थे 2000 जो कैंपेनर्स थे, इलेक्शन कैंपेनर्स थे 2014 में कहते थे अगर कोई नरेंद्र मोदी का बैंड वैगन, आरएसएस का बैंड वैगन कश्मीर में रोक सकता है, जम्मू में कश्मीर में कोई रोक सकता है, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद है। इसी तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ कैंपेनिंग पे आए तो उन्होंने कहा न यहाँ बाप बेटे की सरकार चलेगी। सर वो बात पुरानी हो गई ना अनिल साहब, वो बात पुरानी हो गई। आज आइए ना, मुझे पुरानी, ये भी 2 साल पुरानी बात है। ठीक है, अभी सरकार है ना सर, आज प्रॉब्लम क्या है? ये झूठ और डुप्लिसिटी की सियासत है। ये जो धोखा हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, उसके बाद अचानक क्या हुआ, किस तरीके पे इनका आपस में गठजोड़ हुआ, ये अलायंस कैसे बना जिसको आम कहा जाता है। आज कश्मीर में एक आम परसेप्शन है कि ये जो अलायंस है एक अनहोली अलायंस है। ठीक है, आप कैसे लोगों को समझाएंगे जब इलेक्शन में आपने डिफरेंट इश्यूज पे वोट मांगे हैं, आज कैसे लोगों को समझाएंगे आप कि नहीं जी आज सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। आज कैसे लोगों को, आप अगर शांत हो जाएं तो मैं जवाब दे दूं। देखिए, मैं इसी की शांति वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर पादरा, देयर इज नथिंग लाइक बीइंग एजिटेटेड। आई एम ट्राइंग टू, मैं कोशिश कर रहा हूं जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जो फैक्चुअल पोजीशन है, वो आज इस चैनल के माध्यम से मैं सामने लाना चाहता हूं लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के और भारतवर्ष के लोगों के सामने। मैं फैक्ट्स, इजाजत हो तो अब मैं बोल सकता हूं? जरूर जरूर, प्लीज बोलिए। अब मैं बोल सकता हूं? हाँ, देखिए अनिल जी के क्वेश्चंस के साथ मैं गुलाम नबी आज़ाद के भी उस क्वेश्चन को जोड़ता हूं जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था। उन्होंने कहा था 200-300 साल तक वैली के लोग, कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये सरकार नहीं बननी थी। देखिए, जब भी हम कश्मीर के बारे में डिस्कस करते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में, तो बहुत बड़ी ऐसे तादाद में पॉलिटिशियन हैं जो कश्मीर को केवल वैली मानते हैं। वो जम्मू को, लद्दाख को तो सोचते ही नहीं है कि ये दे आर द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अरे अगर जम्मू ने हमें वोट दिया, 25 सीट हमें वहां से मिली, 28 सीट एक दूसरे पार्टी को कश्मीर से मिली। नहीं सर, किस मसले पर आप तू मैं कर रहे हैं? नहीं सर, आज 50 दिन हो गए। अरे सर, किस मसले पर आप लोग डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, प्लीज डीरेल मत कीजिए। सॉरी सर, आप दोनों डीरेल मत कीजिए। पॉलिटिक्स की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पर शांति बहाल करने को लेकर चर्चा हो रही है। अनिल जी, जब चुनाव आने को हो तब इस पर आप बहस कर लीजिएगा। मैं अलग से एक बहस बुलवा दूंगी इसके लिए। जलाली साहब, सॉरी सर, मुझे आप ये समझाइए, ये देख रहे हैं आप, ये वही महबूबा मुफ्ती है, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो साहब बात कर रहे हैं। ये लोगों के स्वर हमेशा अलग होते हैं जब ये सेंटर में होते हैं, हमेशा अलग होते हैं जब ये ऑपोजिशन में होते हैं। यहाँ पर ये मामला इसलिए अलग हो जाता है सर क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है। बाकी जगह पॉलिटिक्स फिर भी चल जाए, लेकिन यहाँ पर अलगाववादी और सेंटर आ जाता है। बिल्कुल, दांव पर देश की एकता लगी है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जो आखिरी वक्तव्य देने वाले अनिल धर जी हैं, मैं सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने एक एक बात कही, बिल्कुल सच कही, 24 कैरेट सच कहा। उन्होंने कहा 2008 में महबूबा मुफ्ती खुद अपनी गठबंधन की सरकार के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा लेके उतर आई थी और इशू था श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देने का मसला। 2010 में उन्होंने पत्थरबाजों को उकसाया, बिल्कुल शायद ठीक कहा होगा उन्होंने। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे सबसे बड़ी हैरत यह है कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि होकर यह सब बात सच्चाई के साथ कह रहे हैं। आपको याद है 2008 में उमर अब्दुल्ला ने संसद में क्या कहा था? 2 इंच जमीन नहीं दूंगा अमरनाथ के लिए। उसको आप सफाई से गोल कर जाते हैं और महबूबा मुफ्ती को ही सिर्फ दोषी ठहराते हैं। यह लीपापोती आपको इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं, इसलिए आप सच्चाई को गिरवी रख देते हैं इस राजनीतिक बिसात पर। अनिल धर जी, अगर ईमानदारी बरतनी है तो पूरी पूरी ईमानदारी बरतिए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया है ये देश पिछले 70 साल से जानता है। केंद्र सरकार में थे और न स्टेट गवर्नमेंट में थे। उमर अब्दुल्ला साहब ने जब 2008 का स्टेटमेंट दिया तो संसद में थे ना, संसद में थे ना, क्या रवैया था उनका सेंट्रल गवर्नमेंट उस आंदोलन में? क्या रवैया था? कांग्रेस की हुकूमत थी और स्टेट में पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी। इसलिए विपक्ष में बैठकर वो देश के टुकड़े करेंगे? विपक्ष में बैठकर क्या देश के टुकड़े करने की इजाजत है? जिनका विपक्ष में बैठकर क्या इस तरह के आंदोलन चलाने की इजाजत है? उनको सोचना चाहिए। अनिल धर जी, आप विपक्ष में बैठकर गैर जिम्मेदार होने की आजादी पाते हैं क्या? केवल सत्ता में होने वाले लोगों को जिम्मेदार होना है? सीखना नहीं चाहते। देखें, हम आपकी तरह से मेरी तरह क्या? कोई ब्रीफ उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया था कि नहीं दिया था? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। उमर अब्दुल्ला के बयान में और महबूबा मुफ्ती की कार्रवाई में क्या फर्क था? बयान कीजिए। 2008 में उमर अब्दुल्ला की भूमिका में और महबूबा की भूमिका में क्या फर्क था? बैठ के और बड़ी टेलीविजन चैनल अनिल धर जी, 2008 में महबूबा की भूमिका में और उमर अब्दुल्ला की भूमिका में क्या फर्क था? लोगों के सामने लाइए। 2008 में महबूबा जी की भूमिका में और उमर जी की भूमिका में क्या फर्क था? कोई फर्क नहीं था। आप इतनी ईमानदारी कम से कम बरतिए। बिल्कुल फर्क था। कोई फर्क नहीं था। उमर अब्दुल्ला साहब ने दोनों का एक ही आग्रह था। इंटीग्रेशन की बात की है। दोनों कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म कर रहे थे। की बात की है। नेशनल इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे से कंपीट कर रहे थे। स्लोगन नहीं दिया चलो मुजफ्फराबाद, दोनों सांप्रदायिकता में एक दूसरे से वोट ले रहे थे। जो भी आप साहिबान बोल रहे हैं, 2008 में महबूबा और उमर दोनों सड़क पर एक दूसरे से कंपीट कर रहे थे कम्युनलिज्म में। तथ्य हैं उनको पहले सर्च कीजिए, उनको पहले रेटिफाई कीजिए। आप अपने तथ्यों को पूरा जान लीजिए। मैं पूरी तरह जान के बोल रहा हूं आपको आईना दिखा रहा हूं। आप वेल वर्स्ड नहीं है हिस्टोरिकल फैक्ट। जी हां, मैं आपको उस दिन का तारीख का वर्णन कर सकता हूं जब उमर अब्दुल्ला संसद में खड़े होकर के बोल रहे थे कि अमरनाथ को 1-2 इंच जमीन नहीं मिलेगी। उस वक्त महबूबा का वक्तव्य और कार्रवाई उमर के वक्तव्य और कार्रवाई के एकदम समान थी। वो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे थे जमीन पर कम्युनलिज्म में। क्योंकि उमर अब्दुल्ला विपक्ष में थे, क्या उनको इस बात की आजादी मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। कश्मीर जैसे मसले के ऊपर हर राजनीतिक दल को एक मत से देश हित की बात करनी चाहिए। आप उंगली उठाते हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं, कश्मीर जैसे लेकिन अपने बारे में भी सच्चाई बोलिए। सैक्रिफाइस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है और जितनी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया है, मुझे लगता है कि हमें उसके लिए कोई लेक्चर सुनने की लेक्चर छोड़िए। बार कहा कि हम महबूबा जी आगे चले, हम उनके साथ हैं। वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद महबूबा मुफ्ती जी। आप एक बार फिर दोहराइए, सुना नहीं, फिर दोहराइए। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए और कश्मीर के खास तौर पे कश्मीर के मसले के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रोल है वो एग्जेम्पलरी है, वो सबके सामने है। इन हालात में, इस बहरान में, ऐसी तशवीशनाक हालात में भी उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली चले गए, वहां प्रेसिडेंट से मिले, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले। आपको याद है उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या ट्वीट किया था? याद है ना कि एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव अपोजिशन का रोल मैं आपको कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल याद दिला दूं। 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में उमर अब्दुल्ला ने 3 ट्वीट किए हैं बुरहान के एनकाउंटर के बाद। जरा उन ट्वीट्स को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे देश की एकता और अखंडता की सेवा की है उन्होंने। वो सारा कंस्ट्रक्टिव याद आ जाएगा। 3 ट्वीट से देश की अखंडता या अखंडता और देश की यूनिटी पे कोई कमेंट नहीं किया। थोड़ा समझिए, ये ट्वीट जो उमर अब्दुल्ला साहब ने किए बिल्कुल सही किए और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उमर अब्दुल्ला का ट्वीट कोई माने नहीं रखता। अरे साहब, मैं याद दिलाता हूं उन्होंने क्या ट्वीट किया था। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था कि बुरहान वानी के ग्रेव से, बुरहान वानी के कब्र से ज्यादा बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आप तो बुरहान वानी की भाषा बोल रहे थे और अभी आप बोल रहे हैं कि आप अखंडता के ऊपर किसी प्रकार का। आप मुझे बताइए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ना यहाँ बाप बेटे की सरकार चलेगी, ना बाप बेटी की सरकार। आप मुझे बताइए फिर किस बेसिस पे ये कोलिशन गवर्नमेंट, इस कोलिशन गवर्नमेंट का बेसिस क्या है? एक सेकंड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस कोलिशन? एक सेकंड सर, एक सेकंड।
हालात इतने खराब हो गए हैं, 50 दिन हो गए हैं, करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो गया है, इतने लोगों की मौत हो गई है, 4000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और आप पीछे जा रहे हैं। आगे आने की बात है। इसीलिए जलाली साहब, मैं आपसे एक सवाल करूं, उसके बाद ब्रेक लेना होगा। सीधा मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई हम पीछे 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 ही जाते रहेंगे या अब टाइम है कि सब एक साथ आकर खड़े हो जाएं? हाँ बिल्कुल। ये लगता है कि सिर्फ यहाँ स्टूडियो में कहना अच्छा है, होना नहीं है ग्राउंड पर? नहीं, ग्राउंड पे भी एहसास सबको है। ये सही नहीं है कि होना नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जो कश्मीर में हालत है उसमें ये अगर है ये ना करें, एक साथ ना हो, ये सब इरेलेवेंट हो जाएंगे और हो गए बहुत हद तक। एक तो ये। दूसरी बात, जब हिस्ट्री की बात करें तो उस हमाम में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ नंगे खड़े हैं, क्योंकि ये सब पार्टीज जो बात कर रहे हैं इन्होंने कभी एक दूसरे का हाथ थामा है और कभी एक से दूसरे से झगड़ा भी किया है। पीडीपी ने बीजेपी से अलायंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ज़माने में बीजेपी से अलायंस की, दोनों ने कांग्रेस से भी अलायंस कर चुके हैं। तो उस पर हम जाए ना, हम आए कि जो हमारा टॉपिक है, भूल क्या थी जिस पे आपने शुरू की है। महबूबा का जो इशारा है, जब ये सिलसिला इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत पे जब शुरू हुआ, वाजपेयी जी ने शुरू किया, तो एक सिलसिला चला हुर्रियत के नेताओं से बातचीत का। वो ट्रैक 2 का एक सिलसिला था। उसे कंटिन्यू किया जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, पर एकदम मनमोहन सिंह जी ने कुछ हुर्रियत के नेताओं से बात करके, जिसमें यासीन मलिक थे, सजाद लोन थे, उस सिलसिले को एकदम बंद कर दिया और उसे रिप्लेस किया राउंड टेबल डायलॉग से। और उस राउंड टेबल डायलॉग में ये हुआ कि हुर्रियत उससे बैकआउट कर गई। एक शायद मुझे लग रहा है महबूबा मुफ्ती का जो इशारा भूल का है, वो ये भूल की बात कर रहे हैं। तो फिर अब और एक और चीज मैं बताऊं, मनमोहन सिंह ने ये एक तब जो अलगाववादी थे, हाँ। सजाद लोन की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने एक मीटिंग की मनमोहन सिंह से, उसके बाद एक किताब लिख दी जिसका नाम है कंपीटिंग नेशनलिज्म, अभी एग्जैक्ट याद आएगा। तो वो किताब इसलिए लिखी गई कि मनमोहन सिंह जी ने पूछा हुर्रियत के नेताओं से, आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या? इनके पास जवाब नहीं था। तो उस जवाब को देने के लिए वो गुलमर्ग गए, 6 महीने एक्सरसाइज किया ये और एक पूरी किताब लिखी। मुझे लगता है आज भी जो बात चल रही है, जो सब में एक सहमति बनी है, हाँ। जिसको हम ऑल स्टेक होल्डर्स की कहते हैं, असल में ये इशारा है कि किस तरह हुर्रियत को टेबल पे लाया जाए बातचीत करने पर का। ये इससे तो इनकार कर इसको आप अलग रखें। 50 दिन के कर्फ्यू में लगभग 6535 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। ये नुकसान और बढ़ेगा। सिर्फ पैसों के लिहाज से नहीं, जान माल के लिहाज से भी इस चीज को समझना जरूरी है और इसीलिए खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। अभय दुबे साहब, मैं अब आपके पास आऊंगी क्योंकि ब्रेक से पहले राहुल जलाली साहब को आप सुन रहे थे, पत्रकार है, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। उन्होंने पूरा का पूरा वो इतिहास का पन्ना खोल के रख दिया है जहां पर खामी, भूल, गलती हो गई। अभय जी, अब आप मानते हैं कि हमें वापस वहां पर जाना होगा, चीजों को अंडू करना होगा और वाजपेयी स्टाइल में आगे बढ़ने की कोशिश होगी? देखिए रूबिका जी, राहुल जी ने जो एक बहुत प्रासंगिक प्रश्न खड़ा किया कि मनमोहन सिंह जी ने पूछा आखिर कि आप चाहते क्या हैं, तब वो लोग अनुत्तरित थे। तो आखिर कश्मीर चाहता क्या है? वो चाहता है कि उनके बच्चों का बेहतर भविष्य हो, शिक्षा हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। वो चाहता है कि डिस्टर्ब एरिया को डिनोटिफाई करके स्वा को हटा दिया जाए। यही वादा तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में महबूबा मुफ्ती और मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था। आज आप फुटेज उठाकर देखिए जो महबूबा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण तथ्य उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा है कि हमने आग्रह किया है प्रधानमंत्री जी से कि 1 साल का अवसर हो गया कि हम इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम भी प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। अगर मेरा एक भी शब्द झूठ हो तो डिफेमेशन मुझ पर करिएगा। तो क्या था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? यही तो था कि शांति की स्थापना, स्थिरता की स्थापना, जो पीओके के रेफ्यूजी हैं 47, 65, 71 के वेस्ट पाक के जो रेफ्यूजी हैं उनकी पुनर्स्थापना करना, जो डिस्टर्ब एरिया का डिनोटिफिकेशन करना ताकि एफस्पा को हटाया जा सके। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम
प्रारंभ नहीं हुआ तो फिर कितनी गंभीर स्थिति है। तो मुझको ऐसा लगता है कि जो गंभीर समस्या आज उत्पन्न हुई उसमें अगर मोदी जी ने 31 दिन का मौन न साधा होता, इनिशिएट किया होता, सबको कहा होता कि आइए चर्चा से हम समाधान निकालें, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने जो 24, देखिए रूबिका जी, मैं एक आखिरी शब्द अबे जी एक सेकंड, मैं तो जवाब लूंगी, मेरा काम है मनमोहन सिंह जी ने, आप सुनिए मेरी बात जी, 2 साल में 8 बार मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर चले गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 साल में 8 बार चले गए। देखिए रूबिका जी, जब मेरा सवाल समझ गए आप, इतना अब उसका जवाब कि जब कश्मीर, हाँ कश्मीर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कश्मीर को सर्वाधिक आवश्यकता प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रचंड बहुमत के प्रधानमंत्री मुफ्ती महबूबा जी ने कहा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथी मित्र से कि जो 17-18 नवंबर को 24,000 करोड़ रुपए का पैकेज था, जिसमें शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर 4,000 से अधिक फ्लैट, कश्मीरी पंडितों की पुनर्स्थापना के लिए 3,000 नौकरियाँ, जिसमें से 1400-1500 नौकरियाँ दी भी गई, वो पैकेज 36,000 करोड़ का हुआ। उस पर काम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम नहीं करेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है। आखिर कश्मीर के नागरिक चाहते क्या हैं? वो यही सब चीजें तो चाहते हैं। ठीक है, तो वही तो मैं आपसे सवाल कर रही थी कि उसमें आपने कितना उसमें योगदान दिया है। आज जब एक उंगली आप उठाते हैं तो 4 अपनी तरफ है, आप जानते हैं। अबे जी लेकिन वाजिब सवाल है आपके, मैं कह रही हूँ वाजिब सवाल है आपके, जरा इनका जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, मैंने तथ्यात्मक आंकड़े रखे हैं कि ये हमने किया है। ठीक अब है, हो गया हो तो मैं बात कर लूं। देखिए, अभी अभय जी ने एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा कि आखिर कश्मीर चाहता क्या है। मैं आपको याद दिलाऊं कि चंद दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के विषय में कहा था, उन्होंने कहा था कि जिन हाथों में पत्थर है उन हाथों में लैपटॉप, उन हाथों में बैट बॉल होना चाहिए। उसके तुरंत बाद ओमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था कि इट इज़ नॉट अबाउट डेवलपमेंट, कश्मीर डज नॉट वांट डेवलपमेंट, इट इज़ अ पॉलिटिकल सोल्यूशन दैट कश्मीर नीड्स। यहाँ बैट बॉल नहीं चाहिए, यहाँ लैपटॉप नहीं चाहिए, यहाँ इंडस्ट्री नहीं चाहिए। रेटोरिक्स नहीं चाहिए। एक सेकंड सुनिए संबित साहब, एक सेकंड सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नहीं सर, ये स्टूडियो में कहना अच्छा लग रहा है। एक सेकंड, ये अप्रत्यक्ष आरोप लगाया कि सीएमटी पर काम भी प्रारंभ नहीं हुआ। मैं आपका जवाब बताइए संबित पात्रा, मुझे रोड मैप बताइए कि 51वें दिन कर्फ्यू जारी नहीं रहेगा। मौका दीजिए इसका उत्तर। सर मैं गिन रही हूँ, नहीं आप मुझे जवाब दीजिए। इसका उत्तर दे रहा हूँ संबित, आप मुझे जवाब दीजिए। हाँ देखिए, मैं इसका उत्तर एकदम कैंडिडली दूंगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं अच्छे बहुत गुडी वर्ड बोल के चला जाऊं तो वो भी कर सकता हूं, मगर आप चाहते हैं अगर सच सुनना तो मैं सच बोलूंगा। यहाँ पे आप क्या चाहते हैं ये निर्णय कर ले। देखिए, कश्मीर अगर डेवलपमेंट का मुहताज है, जैसा कि आप अभी अभय जी कह रहे थे कि एलियनेशन हो रहा है यूथ का, वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इसका जवाब तो अभय जी को देना पड़ेगा। 3 जनरेशन अब्दुल्लास का रूल कर चुकी है कश्मीर पे, और अगर कश्मीर अरे सम्मित जी, ये महबूबा जी ने अप्रत्यक्ष आरोप लगाया कि हम सीएमटी पर काम भी प्रारंभ नहीं कर पाए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप थोड़ा सा सिविल होके सुन लीजिएगा, थोड़ा सा सिविल होके सुन लीजिएगा। देखिए, आज कश्मीर के किसी भी स्टेक होल्डर से आप बात कर लीजिए, मुझे कष्ट इस बात का होता है कि वो लोग कहते हैं कि हम डेवलपमेंट की भाषा नहीं सुनना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते हैं। और जब इनसे आप पूछिए कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है तो ये गोलमोल जवाब देते हैं, क्योंकि इनका पॉलिटिकल सॉल्यूशन वही है जो चिदम्बरम साहब ने चंद दिनों पहले कहा था। चिदम्बरम साहब ने कहा कि ऑल द गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड कश्मीर, चाहे वो कांग्रेस की भी रही हो, क्योंकि उन्होंने कश्मीर को ऑटोनॉमी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस वक्तव्य से सहमत नहीं है। अगर आज़ादी और ऑटोनॉमी ही इनकी पॉलिटिकल विल है तो मैं आज बता दूं वो नहीं मिलने वाला है। डेवलपमेंट चाहिए, हम खड़े हैं, मगर आप अगर बार बार कहेंगे कि एलियनेशन, अगर एलियनेशन कारण है तो बैठे हैं सुशील पंडित। सर अनरेस्ट कैसे खत्म करेंगे आप मुझे ये बता दीजिए। पंडित तो पहाड़ फेंक रहे होते। रोड मैप क्या है, क्या होने वाला है? ये एलियनेशन के लिए तो कश्मीरी पंडित देखिए
देखिए रूबिका जी, अगर कश्मीर का रोड मैप इतना आसान होता कि 20-25 मिनट में हम लोग 4 लोग बैठ के यहाँ पर तैयार कर देते और यहाँ जारी कर देते फरमान, तो कश्मीर सदियों से 70 दशक से इस प्रकार के आग में नहीं झुलस रहा होता। तो क्या 60 बरस और इंतजार करें? के अंदर भी जयचंद बैठे हुए हैं तो 60 बरस और इंतजार करें, जो कश्मीरियों को भड़का रहे हैं पाकिस्तान से पैसे लेकर, और ये अब्दुल्ला जो 3 जनरेशन से वहां पर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। दे वांट 1953 पोजीशन, उनको प्री 1953 पोजीशन चाहिए जहां ये अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कह सके, प्रेसिडेंट कह सके, वहां झंडा अलग फहरा सके, वो अपनी जमीन कह सके। और कश्मीर मतलब वो सिर्फ वैली को कश्मीर मानते हैं, ये जम्मू की तो औकात भी नहीं सोचते हैं। मैं खबरदार कर दूं, ये बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, मुझे जवाब लेने दीजिए, फिर राहुल बजाज, माफ कीजिएगा, राहुल जलाली साहब के पास में आऊंगी। लेकिन एक मिनट रूबिका जी, एक प्रश्न मेरा इसमें साथ में है। नहीं सर, रुक जाइए एक सेकंड। ये जो आरोप लग रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से अनिल धर साहब है, उनको जवाब देना ध्यान करिए, मेडिटेशन करके सोचिए कि आपने 70 साल तक क्या नहीं किया। बेसिकली वो 5% में आपके ऊपर उंगली हो रही है। बात ये है, ये जो हमारे संबित पात्रा जी कह रहे हैं, इनको ये अपने ही, मैं इन्हीं का स्टेटमेंट अभी जो इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि ये 53 की पोजीशन चाहते हैं ताकि हम प्रधानमंत्री बने, हम गवर्नर जनरल, हम वजारत बने या बाकी चीज़ें बने जो 53 की पोजीशन में एनविसेज्ड है। दैट मीन्स इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि अगर 53 की पोजीशन बनती है जम्मू कश्मीर उससे एम्पावर होता है। जो ये कह रहे हैं कि जम्मू, अगर मैं इनसे गुजारिश करूँगा, ये कोई बैटल नहीं है, कोई झगड़ा नहीं। इन्होंने खुद कहा कि सदियों से, इन्होंने खुद कहा कि सदियों से कश्मीर की प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो अगर उमर अब्दुल्ला, प्लीज डॉक्टर पात्रा लेट मी स्पीक, तो अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट मोर ऑफ ए डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, इट्स अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इसको पॉलिटिकली हल कीजिए, राजनीतिक तौर पे हल कीजिए। देखिए, और राजनीतिक प्रॉब्लम तो है ये। अगर राजनीतिक प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर कश्मीर में पिछले 26 साल से जो हो रहा है, आज 3 लाख 4 लाख लोग बेघर हैं, जिनमें मैं भी हूँ। आई एम ऑल्सो अ कश्मीरी माइग्रेंट। इसका ये मतलब सिर्फ आज टीवी पे ये तो आर्टिकुलेट करिए कि राजनीतिक प्रॉब्लम क्या है और उसका हल क्या है। इतना दो राजनीतिक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, राजनीतिक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर पात्रा, आई विल एडवाइज यू, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक बीएन मलिक साहब हमारे डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ करते थे पंडित नेहरू के ज़माने में। उन्होंने एक किताब लिखी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नेवर एक्टेड ऑन कश्मीर एंड व्हेनेवर एक्टेड फूलिशली। ये बात ये है कि कश्मीर के साथ जो किए गए वायदे हैं वो पूरे नहीं हुए। अगर पूरे हुए हैं, जब अब हमें इन हालात में भी जो आजकल प्रेजेंट हालात हैं, मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है कश्मीर के लिए, जो उन्होंने कहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स को के साथ हम बात करने को तैयार हैं, और स्पेशली जो कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, I am not trying to isolate any statement. जहाँ किसी भी स्टेटमेंट में पॉजिटिविटी है, आप पॉइंट पर आइए ना, क्या है वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन जिसका जिक्र उमर अब्दुल्ला बार-बार कर रहे हैं? क्या है? ब्लैक आउट हो गया। सवाल पूछते, हालांकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ, सुशील पंडित। हाँ, मैं चाहता था कि अनिल धर जी मेरी बात सुन सकें। वो जिस पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें वो कश्मीर को एम्पावर्ड देखना चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से वहां भारत की सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए, वो भारत के चुनाव आयोग का दखल नहीं होना चाहिए, वहां भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का दखल नहीं होना चाहिए, वहां भारत की संसद का तो कोई दखल है ही नहीं धारा 370 के चलते। प्रधानमंत्री और सदर रियासत तो बड़े ऑर्नामेंटल सी बात है, उसका जमीन पर कोई असर नहीं पड़ता। कश्मीर आज देश के संघीय ढांचे में सबसे ज्यादा ऑटोनमस स्टेट है। वहां कंकरेंट लिस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। स्टेट सब्जेक्ट हैं और सेंट्रल सब्जेक्ट हैं, जबकि पूरे देश में एक कंकरेंट लिस्ट भी होती है। इसके बावजूद ये बहानेबाजी करते हैं। ये सही है, बीएन मलिक ने कहा कि वहां पर देश की सरकार ने कभी अकलमंदी से काम नहीं लिया। पिछले 60 सालों में वहां पर एक खास तरह की राजनीति को पनपाने का काम किया और उस राजनीति को बार बार कंसेशंस देते रहे। इसी की वजह से आज वो बिगड़ करके इस स्थिति में पहुंच गया है। और मैं जलाली जी की बात का समर्थन करूंगा, आज वहां कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं दिखता जो दूसरे से अलग हो। इन 60-70 सालों में
कांग्रेस ने और एनसी ने तो अपना नाम और काम डुबोया ही। पिछले 15 सालों में जो पीडीपी ने किया उससे भी सब कुछ जग जाहिर हो गया कि वो नाम तो नया था लेकिन उनकी राजनीति उतनी ही बदसूरत थी जितनी कि पिछले 50-60 साल में रही। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाजपा जो एक अलग नजरिया लेकर, एक अलग सिद्धांत लेकर, एक अलग आस्था लेकर, एक अलग निष्ठा लेकर के राजनीति में आई थी और वहां की राजनीति में चुनाव लड़कर के एक आशातीत सफलता लेकर के आई थी, उसने भी सत्ता में आने पर उन सब सिद्धांतों को वैसे ही रख छोड़ा और अपनी साख इन्हीं राजनीतिक दलों की राजनीति में आज गंवा करके खड़ी है। मतलब वो अलग दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, धाक की 3 बात है सुशील पंडित जी। मैं वही, हाँ, आप 20 सेकंड में अपना पक्ष रख दीजिए। आप 20 सेकंड में कुल मिलाकर पॉलिटिक्स है सर। मुझे तो वो जवाब ही नहीं मिल पाया है जो 1 घंटे से मैं तलाशने की कोशिश कर रही हूँ कि जम्मू कश्मीर में अब होना क्या है, वो अनरेस्ट खत्म कैसे होना है। अभय जी, जवाब है आपके पास? बिल्कुल, देखिए स्पष्ट जवाब है। मैं आपको एक छोटा सा ऐतिहासिक तथ्य बताता हूं। नहीं सर, इतिहास में मत जाइए, मुझे अभी की बात बताइए। मेरे पास वक्त नहीं है इतिहास में जाने के लिए। कश्मीर की जनता के पास वक्त नहीं है सर इतिहास में जाने के लिए। जो ऑटोनॉमी का आर्टिकल 370 साइन हुआ तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट का हिस्सा थे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात की डिबेट चल रही थी कि हम जो अपना फेडरल स्ट्रक्चर है वो अमेरिका जैसा संघों का एक देश बनाएं या केंद्र को मजबूत रखें, जब चूंकि डिवीजन का साया था, आगे जाकर देश में सारे राज्यों को हमको स्वायत्ता, आर्थिक स्वायत्ता, कानून की स्वायत्ता देनी होगी। कश्मीर में विश्वास पैदा करें कश्मीर के लोगों में, यही समाधान है। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हो, इकोनॉमी का हो। सारे राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक स्वार्थों को दरकिनार करके सर, आप यहाँ पर कुछ अलग भाषण दे रहे हैं। आपके सुरजेवाला जी कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सर ये तो गलत हो रहा है। 1 सेकंड मैं थोड़ा सा, अजय दुबे जी, नहीं, आप कश्मीर के लोगों को, अभय दुबे अभय दुबे जी, आप कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेना चाहते थे, इसलिए आपने वहां पर नहीं सर, मैं कह रही हूँ वो गया। मैं कांग्रेस पर नहीं सर, आज की तारीख में 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। मेजॉरिटी सर किसके पास है? 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। नहीं, 1 सेकंड सुशील जी, आप मुझे, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, फिर मुझे सर आपके पास भी आना है। आप मुझे बताइए, आप आज की तारीख में जो बीजेपी कर रही है, जो पीडीपी कर रही है, क्या उससे माहौल ठीक ठाक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। बीजेपी ने पीडीपी को कश्मीर पट्टे पर दे रखा है चलाने के लिए, और पीडीपी के पास वो अनुभव नहीं है, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। वो एक तरफ अलगाववादियों के साथ गुपचुप बातचीत करती है, वो दूसरी तरफ भारतीय सरकार को खुश रखने के लिए कुछ घोषणाएं, कुछ वायदे करती है, और वो 2 स्टूल्स के बीच में 2 घोड़ों की सवारी में बार बार गिरती है। और इस गिरने में कश्मीर की इस बदहाली का सबूत हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आज कश्मीर में ग्राउंड पर सिचुएशन, आधारभूत सिचुएशन बड़ी खराब है। हम लोग पूरे देश में कभी कभी कहते हैं कि मदरसों के कारण राजनीति खराब हुई है। वहां कश्मीर का हर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, एक मदरसा बन गया है। जागिए और जरा देखिए वहां क्या होता है। वहां की पूरी शिक्षा व्यवस्था आज अलगाववाद पैदा कर रही है। वहां की पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वहां की ब्यूरोक्रेसी में कैसी घुसपैठ है, आप देख करके हैरान रह जाएंगे। वहां का पूरा सरकारी तंत्र जर्जर दीमक चाट गया है। आज आपको फौरन देश को अपना धरातल समेटने की आवश्यकता है। समाधान सूचक वक्तव्य तो आपका दिखता नहीं है जी। क्या नहीं दिखता आपको? ये समाधान सूचक तो प्रतीत नहीं हो। मैं समाधान की बात कर रहा हूं। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात समाधान की ये है कि इस देश को वापस अपना धरातल लेना पड़ेगा। वहां हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ठीक है सुशील जी, 1 सेकंड। ये जो ग्राउंड रियलिटी है, ये जो ग्राउंड रियलिटी जिसका जिक्र कर रहे हैं, संबित मुझे जल्दी से दीजिए क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, और उससे पहले मुझे राहुल जलाली जी का इस पर पूरा का पूरा, क्योंकि वो सुन ही रहे हैं आज तो स्पेक्टेटर की तरह, और उनको ये बात आखिर में कंक्लूड करनी होगी। लेकिन संबित, सीधा सा सवाल ये है, रूबिका जी, महबूबा मुफ्ती ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स अलग करती हैं, बाइट पॉलिटिक्स उनकी अलग होती है, कहां पर बीच में वो ब्रिज लेकर आ पाएंगी? मेरी 2 छोटी छोटी बातें सुन लीजिए क्योंकि समय कम है,
और मैं दिल से जवाब देता हूं। पहली बात है कि सुशील जी ने कहा कि हमने पट्टे पर एक एफिडेविट लिखकर कश्मीर के रूल को महबूबा जी के हाथ में किया है। गलत बात है। डेमोक्रेटिकली व्हेन इलेक्शन है, उन्होंने वैली को जीता है, हम जम्मू से जीते हैं और कोई उपाय नहीं था, सरकार तो चलाना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात देखिए, यहाँ पर हम लोग बीजेपी के, कांग्रेस के प्रवक्ताओं के सीमा के दायरे में बैठकर बात करते हैं। मैं खुल के एक बात कह दूं, बिल्कुल ठीक कहा सुशील जी ने, आपके चैनल ने भी, जी न्यूज़ ने भी वहाँ खुलासा किया था किस प्रकार वहाबिज्म वहाँ पर पैर पसार रहा है, कैसे करोड़ों खरबों के मस्जिद वहाँ बन रहे हैं गांव में जहाँ लोगों को खाने को नहीं मिलता है। और अगर मैं वहाबिज्म के खिलाफ कह दूं, अगर मैं उस प्रकार के तंत्र के खिलाफ कह दूं, तो अभी सेक्युलरिज्म पे बवाल मच जाएगा, पूरे देश में कांग्रेस वहाँ हाहाकार मचा देगी। नहीं सर, अरे नाटकबाजी जब तक करते सर, हाहाकार इज अ डिफरेंट इशू। ये सब सच्चा बोलना नहीं है। नहीं, इतना दमखम रखिए ना। जब आप उस प्रॉब्लम को एनसर्कल कर चुके हैं तो आप सोल्यूशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? करना चाहते हैं। मैं तो समाधान नहीं है इनके पास, हिम्मत नहीं है सच्चाई बोलने की। देखिए, सही बात ये है, आप समाधान नहीं है। अरे 70 साल से आप लोगों ने खराब किया है पूरा माहौल। अगर कश्मीर जी जरा मुझे सुन लीजिए, शायद मेरे कुछ सुझाव आपके काम आए। पहली बात तो ये है, अगर आपके कोई पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट इस देश के हैं कश्मीर में, वो ले दे के उमर अब्दुल्ला है या महबूबा मुफ्ती है। जो करना होगा आपको इन्हीं के थ्रू करना होगा। पर आज की तारीख में जो हालत है कश्मीर की, आप किसी एक मुद्दे को चूज करिए और ये दायित्व बनता है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, मैं कांग्रेस, बीजेपी सबको शामिल करता हूं, एक राय बनाए कश्मीर पे। ये नहीं कि हर रोज आप टीवी पे एक दूसरे की पोल खोलने लग जाते हो, लड़ाई करने लगते हो। सबको मालूम है करना क्या है। सरकार में बीजेपी रह चुकी है, सरकार में कांग्रेस रह चुकी है, इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती है, पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई देती है। या तो आप नर्म रहिए रवैया, और उस नर्म रवैये के एक लॉजिक है। हो जाइए सर।